जय सियाराम मित्रों, केसरी कोड ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं के एन गॉड हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो की में बात करेंगे वास्तु पुरुष का महत्व, वास्तु पुरुष की पूजा तथा नींव लगाते समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं भवन निर्माण करते समय वास्तु पुरुष का क्या महत्व होता है। मित्रों, भवन निर्माण करने में वास्तु पुरुष का बहुत महत्व होता है। यहाँ वास्तु पुरुष एक है और भवन निर्माण की योजना बनाते समय विभिन्न प्रकार से उसकी परिकल्पना की जाती है और वास्तु पुरुष का विभाजन भवन विशेष की योजना अनुसार किया जाता है। वास्तु पुरुष की कल्पना करते समय पुरुष अंगों की कल्पना स्वयं की जाती है। जिस प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, जैसे सिर, मुख, कोटि, जानु, पद, केश, नाड़ी आदि होते हैं, उसी प्रकार वास्तु पुरुष में भी इनकी कल्पना की जाती है। वास्तु पुरुष के लिए अंग पर कौन सा निर्माण करना शुभ रहता है और कौन सा अशुभ रहता है, ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोमल अंगों पर कोई निर्माण करना उचित नहीं होता है, इसलिए उन अंगों को छोड़कर निर्माण करना चाहिए और इसलिए भवन निर्माण करते समय वे स्थान खुला रखा जाता है। भूखंड में कौन सा भाग किस देवता विशेष के पद पर विराजमान है, इसका संपूर्ण ज्ञान वास्तु पुरुष के चित्र से पता चल जाता है। जैसे यदि वास्तु पुरुष का सिर जहाँ पर है वहाँ पर आप यदि जूते खोलते हैं तो या वहाँ पर आप शौचालय का निर्माण कराते हैं तो उसका बुरा प्रभाव मकान मालिक के साथ ही वह रहने वाले पूरे परिवार को भोगना पड़ेगा। उस घर की संतानें स्वार्थी होगी तथा पत्नी पति से बेवफाई करेगी। वास्तु शांति के समय वास्तु पुरुष की मूर्ति मकान की पूरब दिशा में उचित स्थान पर स्थापित करनी चाहिए तथा उस मकान की हमेशा सुरक्षा की जिम्मेदारी उस वास्तु पुरुष को सौंपनी चाहिए। मित्रों, वास्तु पुरुष हर मकान का संरक्षक होता है। नया मकान बनाने पर वास्तु देवता की शांति एवं यज्ञ कराना चाहिए। उस समय वास्तु देवता की प्रतिमा मूर्ति मकान के अग्निकोण में गहरा गड्ढा खोदकर वहां पर स्थापित करनी चाहिए और उस गड्ढे को वापस बंद कर देना चाहिए। वास्तु पुरुष के मुख से हमेशा तथास्तु शब्द रूपी आशीर्वाद निकलता रहता है। इस कारण कभी भी घर में अभद्र या दुर्वचन नहीं बोलने चाहिए, हमेशा शुभ शुभ वचन बोलने चाहिए। जैसे घर में खाने पीने का कुछ सामान नहीं है, इस तरह के वाक्य बोलने से बचना चाहिए। कारण कि यह है कि ये वाक्य सुनकर वास्तु पुरुष के तथास्तु कहने पर सचमुच ही उस घर के अंदर से अनाज और सुख समृद्धि चली जाएगी, आमदनी में कमी आना शुरू हो जाएगी। यदि आप वास्तु पुरुष को पूर्णिमा के दिन निवेद्य या प्रसाद चढ़ाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस घर में रहने वाले सभी लोग और पूरा परिवार सुखी और संपन्न रहेगा। मित्रों, अब बात करते हैं वास्तु पुरुष की पूजा कब करें। तो आप गृह निर्माण के प्रारंभ में सर्वप्रथम वास्तु देवता की पूजा करनी चाहिए तथा उसके बाद जब घर निर्माण करते समय आप द्वार के निर्माण तक पहुंच जाए तब आपको वास्तु देवता की फिर से पूजा करनी चाहिए तथा उसके बाद में मकान बनकर पूरी तरह से तैयार होने पर गृह प्रवेश के समय में आपको वास्तु देवता की पूजा करनी चाहिए। और आप गृह प्रवेश से पहले यदि संभव हो तो उस मकान में आपको गौ माता को एक बार प्रवेश करवाना चाहिए, तो ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा और वहाँ निवास करने वाले प्रत्येक सदस्य
सुखी और संपन्न रहेंगे। इस हिसाब से नींव से लेकर मकान का पूरा निर्माण होने पर आपको 3 बार वास्तु देवता की पूजा करनी चाहिए। अब बात करते हैं नींव किस तरफ खोदनी चाहिए। तो मित्रों, शेषनाग हर 3 महीने बाद पाताल में अपनी स्थिति बदलता रहता है। मेष वृषभ राशि में जब सूर्य देव गोचर करते हैं तब यानी कि फागुन, चैत और वैशाख के महीने में शेषनाग का मुख पश्चिम दिशा में होता है। इसलिए इन 3 महीनों में आपको नींव अग्नि कोण में खोदनी चाहिए। और यदि सूर्य देव मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं यानी कि जेठ, आषाढ़ और सावन के महीनों में, इन 3 महीनों में शेषनाग का मुंह उत्तर दिशा में होता है, उस समय आप गृह निर्माण करते समय आपको नींव दक्षिण पश्चिम दिशा में खोदनी चाहिए। और मित्रों, जब सूर्य देव धनु राशि, मकर राशि या कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं यानी कि मक्षिर, पोष और माघ माह में, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में, तो शेषनाग का मुख दक्षिण दिशा में होता है। उस समय आप गृह निर्माण करते हैं तो आपको ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा में नींव खोदनी चाहिए। मित्रों, यदि आपने शेषनाग के मस्तिष्क पर नींव खोदकर गृह निर्माण किया है तो आपके माता पिता को कष्ट होगा, और यदि आपने शेषनाग की पूंछ पर नींव खोदकर गृह निर्माण किया है तो आपको व आपके परिवार वालों को रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। यदि आपने शेषनाग की पीठ पर नींव खोदकर गृह निर्माण शुरू किया है तो मित्रों, आपको और आपके परिवार को और उस घर में रहने वाले प्रत्येक लोगों को हानि होना शुरू हो जाएगी। साथ ही आपको हर समय भय भी सताएगा। और यदि आपने शेषनाग की जांघों पर नींव खुदाई करके गृह निर्माण शुरू कर दिया है तो आपके परिवार वालों को और उस घर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य को हमेशा ही धन हानि होने लगेगी और आप रोड पर आ जाएंगे। और मित्रों, यदि आपने शेषनाग के काख या उसकी बाहों पर नींव खोदकर गृह निर्माण शुरू कर दिया तो आपको धन और पुत्र में वृद्धि होगी, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपको वैभव प्राप्त होगा और आप सुखी और संपन्न रहेंगे। मित्रों, शेषनाग का मुंह जिस तरफ होता है उस तरफ अपना मुंह करके आपको खड़ा होना है और दाहिने हाथ की तरफ के कोने से आपको नींव की खुदवाई करवानी चाहिए, वही सबसे अच्छा रहेगा। मित्रों, अभी तक ये बात हो गई कि हमें नींव कौन से महीने में किस तरफ शेषनाग का मुंह है उसके विपरीत दिशा में कैसे नींव खोदनी चाहिए। अब बात करते हैं कि नींव खोदने के बाद उस नींव के अंदर हमें क्या क्या चीजें रखनी चाहिए। तो मित्रों, आम तौर पर नींव की पूजा योग्य पंडित से ही करानी चाहिए और जो नींव की जो खुदाई है वो 2 फीट गहरा समचौरस गड्ढा खोदकर आपको रखना चाहिए। उसमें आपको पंचरत्न तथा तांबे का एक छोटा सा कलश, उसमें पानी या गंगा जल जो भी आपकी सुविधा हो वो भर के रखें और चांदी के नाग नागिन के जोड़ा उस नींव के वहां रखें तथा फिर उस सब की पूजा करें। कुमकुम चावल से गुड़ का उस पे भोग लगाकर उसे नींव वाले गड्ढे में रखना चाहिए और उस पर आपको 5 ईंट या फिर 5 पत्थर की चुनाई करवानी चाहिए। परंतु आजकल लोग पंच रत्न की जगह पंच धातु रखना शुरू कर दिया है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, कांसा, तांबा आदि रखकर नींव की पूजा करते हैं। परंतु ये सब रखना वास्तु के नियम के बिल्कुल विपरीत। लोहा शल्य माना गया है और वैसे भी सामान्य भाषा में कोई बच्चा जन्म लेता है तो अगर वो लोहे के पाए में जन्म लेता है तो अपन उसे शुभ नहीं मानते हैं। तो आप अगर अपने नया घर बना रहे हैं और उसमें आप लोहा रख रहे हैं तो मतलब यही हुआ ना, लोहे का पाया हो गया। आप वो लोहा रख रहे हैं तो वो कैसे वो घर आपके और आपके परिवार के लिए कैसे शुभ होगा, है ना। तो इसका विशेष ध्यान रखें।
यदि आप ऐसा करते हैं तो शूल उत्पन्न हो जाता है तथा ग्रह स्वामी का अहित होता है। वैसे ही कांसा, सोना आदि भी शुभ नहीं माना जाता है। तांबा ही एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम शुभ मानते हैं और भगवान की पूजा में भी इसे उचित स्थान मिला हुआ है। पंच धातु के स्थान पर आपको पंचरत्न ही रखने चाहिए। अब बात आती है पंचरत्न बहुत महंगे होते हैं, तो मित्रों जब आप लाखों करोड़ों रुपए लगाकर मकान बना रहे हैं तो पंचरत्न अगर आप उसमें रखते हैं तो उसमें रहने वाले आप, आपका परिवार और आपकी पीढ़ियां हमेशा सुखी रहे, ऐसा हर जातक जो भी मकान बनाता है वो ऐसा ही सोचता है, इसलिए वो अपना खुद का वास्तु बनाता है। परंतु फिर भी यदि आप थोड़ा सा ये सोचते हैं कि ये पंच रत्न महंगे हैं तो आपको सस्ते रत्न भी रख सकते हैं। जैसे मोती ज्यादा महंगा नहीं आता है तो आप 5 मोती भी रख सकते हैं उसमें। और ऐसे ही अन्य रत्न हैं जो ज्यादा महंगे नहीं आते हैं, सस्ते भी हैं, आप वो रख सकते हैं। परंतु मित्रों आपको उसमें नीलम और मूंगा तथा गोमेद रत्न नहीं रखना है। पंच रत्नों में से ये 3 रत्न गोमेद, नीलम, मूंगा ये आपको अपने नींव में नहीं रखने हैं। ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप माणिक, पन्ना, पुखराज, मोती ये रख सकते हैं। और हाँ मित्रों, आपको जहाँ तक हो सके रत्न रखने, उनके उप रत्न नहीं, आर्टिफिशियल रत्न नहीं रखने, ये ध्यान रखना। ये भी बहुत विशेष जरूरी है वास्तु के लिए। आप ऐसा नहीं कि रत्न के नाम से कोई कांच के टुकड़े लाल, पीले, हरे ये ला के रख दो तो वो रत्न में नहीं गिने जाएंगे। रत्न में सिर्फ ओरिजिनल रत्न ही गिने जाएंगे। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि नींव में क्या रखें और नींव और मकान में वास्तु की पूजा कब कब और कैसे करनी है, नींव किस तरफ खोदनी है तथा उसमें क्या रखना है, वास्तु देवता की पूजा कैसे करनी है। गृह निर्माण शुक्ल पक्ष में ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप अपने गृह का निर्माण करवाते हैं तो ये विशेष ध्यान रखें, शुक्ल पक्ष के समय में ही आप मुहूर्त निकालवाएं योग्य विद्वान पंडित से, तथा नींव का मुहूर्त आपको प्रातःकाल ही करना है। जहाँ तक संभव हो सके 9 बजे से पूर्व ही आपको उस नींव का मुहूर्त आपको करना है, वह आपके लिए शुभ रहेगा। अब मित्रों वास्तु शास्त्र रहस्य में इस श्रृंखला में हम बात करेंगे अगले वीडियो में का मकान का मेन गेट दिशा के अनुसार कौन सी जगह शुभ रहेगा और दिशाओं में गेट पे कौन कौन से देवताओं का, वास्तु के कौन कौन से देवता का उन पे अधिकार है। इस संबंध में हम हमारे अगले वीडियो में बात करेंगे। मित्रों मैं अभी प्रत्येक रविवार को शाम को 6 बजे मेरे इसी चैनल पर लाइव रहता हूँ। यदि आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझे शाम को 6 बजे रविवार को 9461045012 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपना नाम बताना है, अपने जन्म की तारीख बतानी है, अपने जन्म का समय बताना है तथा अपने जन्म का स्थान, जिला और राज्य सहित बताना है। और मित्रों मेरी ये सुविधा निःशुल्क है, आप अपनी समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त करें। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों बेल का आइकन दबाना ना भूलें, इससे मेरे चैनल पर नई जानकारी शीघ्र आपको मिल सके। साथ ही आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। दोस्तों आपको मेरे इस चैनल पर ज्योतिष के संबंध में, वास्तु के संबंध में एवं नंबरलॉजी के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। यदि आपकी कोई समस्या है और आप समाधान जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एवं दोस्तों आप मेरे चैनल के बारे में अपने मित्र एवं परिवारजनों को भी जानकारी दें ताकि वे भी मेरे चैनल के माध्यम से रोचक जानकारी प्राप्त कर सकें। एक नई जानकारी का वीडियो लेकर मैं आपका मित्र फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आनंद में रहें।
धन्यवाद। जय सिया राम।